जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझे थे, रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान को समझे थे। चलिए आज की क्लास में उसके आगे की चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखिए, कल जब चैप्टर का हम लोग बात किए थे तो चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो कल तो हम लोग समझ गए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण और इसके प्रकारों को समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हमने बात किया था कि जब कोई पदार्थ यानी दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले, जब दो या दो से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात किया था, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करता है, मिलता है तो क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? जल का। क्लियर? ये क्या था? एक रासायनिक अभिक्रिया था। ये एक रासायनिक अभिक्रिया था। अब बताइए कि आपसे पूछे हम कि इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में यह हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, जल का सूत्र क्या है, तो क्या इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, जल का क्या होगा? तो इसका आंसर आगा जी नहीं बता सकते, क्योंकि ये किस रूप में लिखा हुआ है? ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा हुआ है? शब्द के रूप में लिखा हुआ है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये किस रूप में लिखा हुआ है? शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग शाब्दिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शाब्दिक समीकरण। यानी समीकरण के रूप में है लेकिन शब्द का रूप में लिखा है। जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ, जल, इसको शाब्दिक समीकरण बोल सकते हैं। क्या? शाब्दिक समीकरण। क्लियर? जब इसी को हम लोग यहाँ अगर हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन का सूत्र H2 का यूज करते हैं और प्लस ऑक्सीजन का सूत्र O2 का यूज करते हैं और जल का सूत्र H2O का यूज करते हैं, जल का सूत्र H2O होता है, इसका यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? H2 प्लस O2 से क्या बना? H2O। क्या बना? H2O। समझ में आया ये बात? इस प्रकार अगर जो हम सभी अभिकारक एवं सभी प्रतिफल को, सभी अभिकारक ये है, सभी प्रतिफल यानी जल है, तो सभी अभिकारक एवं प्रतिफल का उसका सूत्र की मदद से यहाँ पर हम लिख दिए, तब ये जो कहलाया, यही कहला गया हमारा रासायनिक समीकरण कहला गया। क्या कहला गया बच्चों? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर ये वर्ड के रूप में लिखा हुआ है, यानी शब्द के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा हुआ है और जल, तो ये शाब्दिक समीकरण हो गया। लेकिन जब इसी हाइड्रोजन का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, जल का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ये एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे के समझाते हैं। जैसे होता है कार्बन, कोई भी दुनिया में पदार्थ हो उसमें कार्बन, यानी किसी चीज को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आप लोग को पता होगा। हर एक चीज में कार्बन होता है। तो मान लिया ये कार्बन का दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? अगर यहाँ आपसे पूछे कि बताइए कार्बन को क्या सूत्र या संकेत क्या होता है, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो अभी नहीं बता पाएंगे। तो बताइए किस रूप में लिखा हुआ है? शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो जब शब्द के रूप में लिखा हुआ है तो ये कैसा समीकरण हो गया? तो अभी बात ये कि ये शाब्दिक समीकरण है। क्या है ये? शाब्दिक समीकरण है। ये हो गया। जब इसी का हम लोग कार्बन का सी यूज कर लेते, कार्बन का फॉर्मूला नहीं होता, इसका संकेत का यूज किया कर लिया जाता है। कहीं भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कार्बन का सूत्र नहीं होता है, इसका संकेत का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? संकेत का। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का
संकेत H होता है, क्या होता है H, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है H2। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का संकेत संकेत का यूज ना करके हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसी प्रकार से जल के फॉर्मूला का यानी सूत्र का यूज करते हैं। लेकिन अगर कार्बन की बात आएगा तो कार्बन का हम लोग संकेत का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? संकेत का। और ऑक्सीजन का सूत्र का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का संकेत तो O होता है, लेकिन सूत्र होता है O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सूत्र का यूज कर लिए। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, तो हम लोग इसका सूत्र का यूज कर लिए। समझ में आया? अब बताइए क्या ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा? तो जी बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इसका सूत्र और संकेत का यूज कर लिए। जिसके जहां सूत्र की जरूरत होता है वहां सूत्र का यूज करते हैं, और जहां संकेत की जरूरत होता है वहां संकेत। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में लिखते हैं कि क्या हम लोग ये लिख सकते हैं बाबू कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बताइए भाग लेने वाले मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया? भाग लेने वाला। तो बताइए भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक बोल सकते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक तथा बनने वाले यानी उत्पाद को उसके सूत्र या संकेत, जहां सूत्र की जरूरत होता है जिस पदार्थ का वहां सूत्र का यूज करते हैं, और जहां जिसका संकेत की जरूरत होता है उसका संकेत का यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये क्या हो गया बाबू? ये रासायनिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण। एक बात और ध्यान से समझिए, ठीक है? अब एक बात आपसे पूछते हैं, देखिए कार्बन का सूत्र नहीं होता है तो संकेत का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सूत्र होता है तो ऑक्सीजन का सूत्र का यूज कर लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है तो सूत्र का यूज कर लिए। तो क्या हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। कल बताए थे अभिकारक। तो अभिकारक लिख सकते हैं, भाग लेने वाले यानी अभिकारक, एवं बनने वाले। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? उसको उत्पाद बोलते हैं, तो कोष्ठक में उत्पाद लिख सकते हैं। बनने वाले यानी उत्पाद को भाग लेने वाले एवं बनने वाले पदार्थ को, कोई भी बनेगा पदार्थ बनेगा, पदार्थ को उनके सूत्र, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का हाइड्रोजन का यूज किया था, हाइड्रोजन का सूत्र बोल दिए, सूत्र या संकेत। तो जहां सूत्र की जरूरत होता है वहां सूत्र, जैसे कार्बन का संकेत की जरूरत हुआ इसका संकेत का यूज कर लिए, ऑक्सीजन का सूत्र की जरूरत पड़ता है तो उसका सूत्र का यूज कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे उनके सूत्र या संकेत के रूप में लिखा जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ में भाग लेने वाले, ये यानी ये दोनों भाग ले रहा है, ये दोनों भाग ले रहा है यानी अभिकारक बोलते हैं, इसी को अभिकारक बोलते हैं। एवं बनने वाले, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसी को उत्पाद बोलते हैं। पदार्थों को उनके सूत्र यानी हाइड्रोजन का सूत्र H2 और ऑक्सीजन का O2, तो इनके सूत्र और जल का सूत्र H2 या संकेत के रूप में। तो जहां इसका देखिए इसका सूत्र की जरूरत है सूत्र लिए, लेकिन कार्बन का संकेत की जरूरत होती है तो संकेत ले लेते हैं। तो संकेत, ऑक्सीजन का सूत्र की जरूरत होता है ऑक्सीजन का सूत्र ले लिए, कार्बन का संकेत की जरूरत है कार्बन का संकेत ले लिए। क्लियर? का उनके सूत्र या संकेत के रूप में लिखा जाता है। देखिए सूत्र या संकेत के रूप में लिखा, यहाँ संकेत था संकेत, सूत्र था सूत्र के रूप में लिखते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी बताइए ये रासायनिक समीकरण होगा कि ये होगा? तो जी बिल्कुल सूत्र और संकेत के रूप में सर ये लिखा हुआ तो ये होगा, और इसमें ये हो जाएगा। क्लियर? समझ आया? यही होता है रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए कॉपी में, साथ साथ नोट करते जाइएगा। नोट करिए, तो मिटा दे इसको। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने
प्रकार के होते हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या देंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसी को बोलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो दोस्तों अभी हमने लिखा था कि जब हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का सूत्र H2 और प्लस ऑक्सीजन का O2, अब हम लोग जो यूज करेंगे बाबू वो रासायनिक समीकरण का यूज करेंगे, हम लोग शाब्दिक समीकरण का यूज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है H2O, यानी ये हाइड्रोजन का सूत्र, ये ऑक्सीजन का, ये जल का, ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि अगर यहाँ बोला जाए कि टोटल बताइए अभिकारक में कितने परमाणु उपस्थित है, टोटल अभिकारक में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ देखिएगा अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की बात किया जाए तो 2 परमाणु है, कितना है, 2 परमाणु है, क्लियर। और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इसका कितना परमाणु है, इसका भी 2 परमाणु है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया। और इधर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इधर 2 परमाणु, हाइड्रोजन तो 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन है कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं तो 1 है, कितना परमाणु, 1। तो देखिए यहाँ अगर हाइड्रोजन पूछा जाए कि बउआ बताओ कि दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, तो जी बिल्कुल बराबर है। लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है। तो हम लोग क्या इसको हम बोल सकते हैं कि दो ये जो है रासायनिक समीकरण दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर बराबर है, तो नहीं बराबर है। इधर अगर बोला जाए हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन भी 2, ठीक है, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन 2 लेकिन ऑक्सीजन इधर है 1, यानी दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है, बराबर नहीं है परमाणु संख्या। तो ऐसा समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित। क्या बोलते हैं, असंतुलित, अनबैलेंस, असंतुलित, असंतुलित। किसकी बात हो रही, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण, समीकरण, क्लियर। अब देखिए इसी को अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, अभी नहीं समझना है कि हम कैसे लिखे, ये नहीं जानकारी लेना, ऑक्सीजन और H2O, इसी को अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ से यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, ये कैसे हुआ ये अभी नहीं समझना, इसको समझाएंगे जब सिखाएंगे संतुलित करना तब समझाएंगे। अब बताइए, आपसे पूछे बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, आपस में गुना हो जाता है तो 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना बउआ, तो 2, ठीक है। इधर की बात करें हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो कितना है, तो ये जो 2 गुना हुआ ना तो ये दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्लियर। तो ये तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, आइए 2 एकम 2, तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 2। क्या अब आपसे पूछेंगे तो दोनों तरफ परमाणु संख्या आपस में बराबर हुआ, तो हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन इधर ही 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर। जब दोनों तरफ सभी परमाणु की संख्या बराबर होता है तो इसको हम लोग संतुलित बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण। बात समझ में आया कि नहीं, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस, अनबैलेंस केमिकल केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्लियर। ये बात समझ में आया कि नहीं, जी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या समझाने की कोशिश किए हैं कि इधर परमाणु संख्या बराबर नहीं, इधर है 2 2, ऑक्सीजन 2, ये 1, बराबर नहीं, असंतुलित। इधर दोनों तरफ बराबर, संतुलित। कहने का अर्थ ये होता है कि जब तराजू पर हम लोग तौलते किसी भी वस्तु को तो देखते हैं कि अगर बटखरा 1 केजी का है तो दूसरा तरफ भी वस्तु 1 केजी का होना चाहिए, तभी बराबर होता है, ठीक है। यानी जितना हम चढ़ाएंगे वस्तु उतना बटखरा होना चाहिए, तो आपस में बराबर। अगर कमता किसी तरफ भी
तो और हमको चढ़ाना होता है। समझ में आया? बस वही कहानी यहाँ होती है, बैलेंस करना, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबर नहीं, अनबैलेंस। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्या इसका परिभाषा में हम लिख सकते हैं बाबू असंतुलित में कि वैसा रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है एक, है कि नहीं? ये भी रासायनिक समीकरण है, लेकिन असंतुलित की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। देखिए बराबर है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है इधर, लेकिन ऑक्सीजन बराबर दो है इधर नहीं है। इसका मतलब दोनों तरफ क्या आपस में बराबर है सभी परमाणु की संख्या? नहीं। यहाँ हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं। लेकिन संतुलित वैसे रासायनिक समीकरण को कहेंगे जिसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ दोनों तरफ परमाणु की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, ठीक है, ऑक्सीजन दो है तो इधर भी दो होना चाहिए, तब सभी परमाणु की संख्या क्या होगा? बराबर। तो क्या लिख सकते हैं असंतुलित में? इसको मिटा देते हैं, यही पर लिख देते हैं कि वैसा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु दो, ऑक्सीजन परमाणु दो, इधर हाइड्रोजन परमाणु दो, ऑक्सीजन एक, क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं बराबर। नहीं बराबर है तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो ये असंतुलित हो गया। अब इसी को हम बराबर कर दिए। क्या कर दिए? बराबर। ठीक, कैसे बराबर किए वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी दोनों तरफ बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे? संतुलित। तो क्या लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। उसे क्या हम लोग बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल आ गया होगा। देखिए इधर दोनों तरफ दो चार है, ये भी चार, ये भी दो, ये भी दो, ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये भी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो इसको भी नोट करा जाए। तो नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि हम लोग कभी भी लिखते हैं तो हम लोग हमेशा देखते होंगे कि रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। क्या हम लोग शाब्दिक समीकरण का यूज करते हैं? तो नहीं, कभी नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो चलिए उसी रीजन को हम लोग पढ़ते हैं। यानी हम लोग रासायनिक समीकरण का यूज क्यों करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या फायदे हैं। हम लोग शाब्दिक समीकरण का यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो रासायनिक
समीकरण को लिखने लिखने के फायदे, क्या क्या फायदे हैं ये समझ जाते हैं कि क्या क्या फायदे हमको। कभी हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि हाइड्रोजन पूरा लिखते हैं, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या बना, जल, ऐसे नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं H2 प्लस O2 से क्या बना, H2, इसका यूज करते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो हम लोग इसके लिखने के क्या फायदे हैं वही समझना है। तो देखिए, पहला रासायनिक समीकरण लिखने का यही फायदा होता है कि इससे समय की बचत होती है, समय हम लोग को बचता है। कैसे? तो देखिए, अभी हम लोग ने जब हाइड्रोजन लिखा था और ऑक्सीजन प्लस जल लिखा, कितना टाइम लिया, मानिए 2-4-10 सेकेंड लिया होगा। लेकिन वही जब H2 और O2 और H2O लिखते हैं तो कितना टाइम लेता है, ज्यादा, इससे कम टाइम लेता है। इसका मतलब है कि रासायनिक समीकरण को लिखने से हम लोग को ये, इसके बजाय, ये तो शाब्दिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है, इसके जगह इसको लिखेंगे तो हमको क्या होगा, समय की बचत होगी। तो रासायनिक समीकरण के लिखने का पहला फायदा क्या होती है, समय की बचत, समय की बचत। ठीक है, दूसरा फायदा समझिए। देखिए, हम लोग रासायनिक समीकरण को, शाब्दिक समीकरण को लिखे, कितना बड़ा स्थान छेका है, लेकिन वही रासायनिक समीकरण को लिखे तो कितना स्थान में हो गया, इतना सा में हो गया, लेकिन इसको लिखे तो इतना सा। यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि हम लोग शाब्दिक समीकरण लिखते हैं तो ज्यादा स्थान की जरूरत होती है, कागज पर, बोर्ड पर, किसी भी जगह पर लिखिए। और शाब्दिक समीकरण लिखते हैं, सॉरी, रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कम स्थान की जरूरत होती है, वही शाब्दिक समीकरण से ज्यादा। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि स्थान की बचत होती है, स्थान की बचत होती है, ये भी बचत होती है। तीसरा, तीसरा क्या फायदा है, अब आपसे पूछते हैं कि क्या ये नहीं, अगर हम लिखते, यानी शाब्दिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में नहीं लिखते, क्या आप लोग कभी ये जान पाते कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है और जल का सूत्र क्या होता है? क्या आप ये जान पाते? देखिए, अगर ये नहीं लिखा रहता, क्या जान पाते हाइड्रोजन का, बताओ बाबू सूत्र क्या होता है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानबे नहीं करते हैं कि क्या, सब तो एक ही जैसा लग रहा है, ये तो शब्द के रूप में लिखल है, क्या लग रहा है कि सूत्र पता चलेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं इसी को, हम लोग पता कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है। अब कुछ हाइड्रोजन का सूत्र क्या, बता दीजिएगा फट से, H2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या, O2 बता दीजिएगा फट से। जल का सूत्र क्या, H2O बता दीजिएगा। ये कब हुआ, जब हम लोग इस शाब्दिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे थे, यानी इस रूप से, इस रूप से इस रूप में आए, तब हमको पता चला। यानी शाब्दिक समीकरण से रासायनिक समीकरण लिखे तब हम लोग तत्वों का सूत्र, यानी पदार्थों के सूत्र और संकेत की जानकारी मिलती है। नहीं तो अगर कार्बन ऐसे लिखल रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या आप लोग बता पाइएगा कि कार्बन का संकेत क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? नहीं बता पाएगा, क्योंकि शब्द के रूप में लिखा हूं। लेकिन वही लिख देंगे C और प्लस O2 से बना CO2। अब आप बता पाइएगा कि कार्बन का संकेत C होता है सर, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। यही फायदा हमको होता है रासायनिक समीकरण लिखने से। तो क्या तीसरा फायदा लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने से पदार्थों के सूत्र एवं संकेत की जानकारी होती है, सूत्र एवं संकेतों की जानकारी मिलती है कि क्या उसका सूत्र होता है, संकेत की जानकारी मिलती है, मिला कि नहीं? जी बिल्कुल मिला, पहले नहीं पता था, अब सूत्र लिखने के बाद पता चल गया। समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल। एक फायदा की और बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक बात आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन का सूत्र हमारे भारत में H2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, और हाइड्रोजन का, जल का सूत्र H2O होता है। तो क्या ये अमेरिका में हाइड्रोजन का सूत्र दूसरा हो जाएगा, ऑक्सीजन का सूत्र दूसरा हो जाएगा, जल का सूत्र दूसरा होगा, लंदन में दूसरा होगा? नहीं। यानी संपूर्ण विश्व में, पूरा दुनिया में सूत्र एवं संकेत का समान समान सूत्र और संकेत का यूज किया जाता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र भारत में H2 है, तो अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, कहीं भी हो,
तो हाइड्रोजन का सूत्र H2O ही होगा, H2 ही होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का सूत्र O2 ही होगा, जल का सूत्र H2O ही होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात हम लोग लिखेंगे कि क्या लिख सकते हैं कि सभी पदार्थ, सभी विश्व में, या तो ऐसे लिखो विश्व के यानी दुनिया के सभी स्थानों पर पदार्थ का समान सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 फायदा आप लोग याद रखिएगा। कैसे, क्या लिखे? दुनिया के सभी स्थानों पर पदार्थ के समान सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हाइड्रोजन का सूत्र दुनिया भारत में H2 है, तो हमारा कोई भी देश के कहीं भी स्थान में चले जाओ, दुनिया के कहीं भी स्थान में चले जाओ, हाइड्रोजन का सूत्र क्या लिखा रहेगा? H2 लिखा रहेगा। ऑक्सीजन का अगर भारत में O2 है, तो अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, पेरिस जाओ, कहीं भी जाओ, O2 ही होगा। जल का सूत्र भारत में H2O हम लोग बोलते हैं, तो हर जगह भी H2O ही होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों फायदे हम लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की चीजों को समझते, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। क्लियर? तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, जानते हैं कि आखिरकार हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, क्या तरीका है रासायनिक समीकरण को लिखने का। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके कि कौन कौन सा तरीका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कि देखिए रासायनिक समीकरण जब भी लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर शाब्दिक समीकरण के रूप में इस प्रकार है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या करते हैं, जल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी पदार्थ से भाग लेता है या बनता है, उसका सूत्र और संकेत का यूज करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सबसे पहले पदार्थों का सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है। पदार्थों का सूत्र एवं संकेत का उपयोग करते हैं कि किसका सूत्र क्या होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ये ले लेते हैं सूत्र, उसके बाद क्या लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सूत्र ले लिए H2, ऑक्सीजन के ले लिए O2 और जल का ले लिए H2O। फिर क्या करते हैं, तो अभिकारक एवं प्रतिफल को किस चिन्ह द्वारा अलग करते हैं, ये तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। ये तीर चिन्ह देते हैं कि इधर जो होगा वो प्रतिफल होगा, इधर जो होगा वो अभिकारक होगा, इधर जो तीर के दूसरी साइड होगा वो प्रतिफल। तो क्या फिर दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं, तो अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। तीर चिन्ह यानी इसके द्वारा तीर चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। अलग करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल अलग करते हैं। तीसरा अब देखिए, अगर अभिकारक की संख्या 1 है तो चलता है, लेकिन अगर 2 अभिकारक है, 2 हो या 2 से अधिक अभिकारक हो, तो उसके बीच, यहाँ 2 अभिकारक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहता है तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो धन चिन्ह लगाते हैं। या 2 या 2 से अधिक प्रतिफल भी बनता, उत्पाद भी बनता, तो उसके बीच भी हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस नहीं लगता है, गुना नहीं लगता है, भागा नहीं लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है, तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच धन चिन्ह, धन मतलब होता है प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
किया जाता है। धन चिन्ह का उपयोग कर दिए। क्लियर? अब आगे समझिए। उसके बाद क्या काम करते हैं? उसके बाद क्या काम करते हैं? तो हम लोग पदार्थों की अवस्था को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अवस्था को लिखते हैं। मतलब कौन पदार्थ किस अवस्था में है उसको लिखते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ यूज कर रहे हैं, H2 का यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक गैस होता है तो हम लोग पोस्ट में जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गैस को जी। ऑक्सीजन होता है गैस, तो इसको भी जी लिख देते हैं। और ये जल लिक्विड है तो इसको एल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अभिकारक अभिकारक एवं प्रतिफल के बगल में या नीचे, बगल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सामने यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, है ना, या ये साइड ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो बगल या नीचे कोष्ठ में कोष्ठ में कोष्ठ में उसकी अवस्था को लिखा जाता है। उसकी उसकी अवस्था को लिख देते हैं। किस अवस्था में है? अवस्था को लिख देते हैं। लिख देते हैं। क्लियर? अगर गैस है तो जी वो है, गैस है तो जी, लिक्विड है तो जी। कौन कौन सा अवस्था? अगर गैसीय अवस्था में, तो यहाँ ये बात याद रखिएगा, गैसीय है तो जी लिखते हैं, गैस है तो जी लिखते हैं, गैस को जी लिखते हैं, गैस को गैस नहीं लिखते हैं। ठीक है? द्रव है तो हम लोग एल लिखते हैं। उसी तरह से ठोस है तो हम लोग एस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एस। अब अगर जो जलीय विलयन है, किसी चीज का जलीय विलयन है, जलीय विलयन, तो हम लोग ए क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए क्यू ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब अगर उष्मा निकल रहा, मतलब बहुत सारे अभिक्रिया में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बना और उष्मा निकला, तो उष्मा निकलती है, तो उष्मा निकलती है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो तीर का चिन्ह ऊपर दे देते हैं, उष्मा निकलने की जानकारी। अब अगर अवक्षेप बनती है, क्या बनती है? अवक्षेप यानी गाढ़ा पदार्थ बनती है, अवक्षेप बनती है तो हम लोग तीर का चिन्ह नीचे करके लिखते हैं। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि गैस के लिए किस संकेत का यूज किया जाता है? तो जी का। जलीय विलयन ए क्यू, द्रव है तो एल, ठोस है तो एस, जलीय विलयन है तो ए क्यू, उष्मा निकल रही तो तीर का चिन्ह ऊपर, उष्मा अवक्षेप बन रहा तो तीर का चिन्ह नीचे। जैसे मान लिया अभिक्रिया होता कोई ऐसा अभिक्रिया, आगे हम लोग समझेंगे कौन सा ऐसा अभिक्रिया है। ठीक है? जैसे हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। तो उष्मा लिख के इस प्रकार से तीर का चिन्ह ऊपर लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि उष्मा निकल रहा है, ये होता है। ठीक है? तो ये उसकी अवस्था को लिख देते हैं। क्लियर? एक बात और याद रखते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में हर काम जब हर चीज लिख देते हैं, उसके बाद जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसको बैलेंस कर देते हैं, अर्थात संतुलित कर देते हैं। बिना संतुलित किए हुए कोई भी रासायनिक समीकरण को हम लोग नहीं छोड़ते हैं। संतुलित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखे थे अभी कि संतुलित में असंतुलित में क्या होता है कि दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, और संतुलित में दोनों तरफ बराबर होती है। तो बताइए, हमको अगर सामान तौलना होता है तराजू पर, तो अगर 1 किलो का हम दाम दिए तो वस्तु 1-1 किलो चाहिए हमको, कि आधा किलो दे देगा तो हम खुश हो जाएंगे? तो नहीं खुश होंगे। ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, अगर जो यहाँ 10 ग्राम है तो उधर भी 10 ग्राम होना चाहिए, तब ना हम खुश रहेंगे। तो वही बात होता है, अगर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 है तो 2 होना चाहिए, तब हम लोग खुश रहते हैं। इसी तरह इसीलिए किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अब क्यों करते हैं वो आगे समझेंगे। क्लियर? तो ये बात याद रखें, दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। इसके लिए एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको कल की क्लास में समझेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? अंत में समीकरण को संतुलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। समझ में आए कि नहीं? ये बात उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए मैं यही तक रखूंगा, कल की क्लास में इसके आगे की चीजों को समझेंगे हम लोग। ठीक है? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो एवं लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत स्लो हो गया है, बढ़ना बंद हो गया दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दें कि
क्योंकि आपके बदौलत हम यहाँ पर आए हैं। आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातें एक दो बार अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके बैक करके देखिएगा, एक दो बार समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।